सो चैप्टर रिवीजन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड 3 पार्ट में डिवाइड है। फ्लूइड स्टैटिक्स जिसमें हम लोग ठहरा हुआ फ्लूइड वाटर लिक्विड उसकी स्टडी करते हैं। देन फ्लूइड डायनामिक्स इसमें हम लोग बहता हुआ फ्लूइड फ्लो करता हुआ फ्लूइड उससे रिलेटेड स्टडी करते हैं। देन इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, जैसे कि सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फिर टर्मिनल वेलोसिटी, ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ अलग से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो फ्लूइड स्टैटिक्स मैं पहले करवा चुका हूँ तो इसको तो आप लोग कर लेना। फ्लूइड डायनामिक और फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो फ्लूइड डायनामिक्स में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, चलो टाइप्स ऑफ फ्लो से भी कह सकते हो। रेनॉल्ड नंबर, देन आइडियल फ्लूइड, उसके बाद इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की डेरिवेशन देखेंगे, बर्नौलीज डेरिवेशन करेंगे, देन प्रेशर स्पीड रिलेशन देखेंगे कि प्रेशर का और वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है, देन स्पीड ऑफ फ्लक्स, और उसके बाद वेसल एम्प्टिंग टाइम। एक बर्तन के में हमने अगर जैसे टंकी है या टैंक है, अगर उसमें होल कर दिया तो उसको खाली होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है ना। देन थ्रस्ट ऑन वेसल एंड वेंचुरीमीटर, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड डायनामिक्स में। इसके अलावा अलग जो प्रॉपर्टीज़ है फ्लूइड की, जैसे सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी वाले, वो आप आगे के पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ फ्लो में लिक्विड या फ्लूइड 2 टाइप से फ्लो कर सकता है, एक स्ट्रीम लाइन, एक टर्बुलेंट। तो स्ट्रीम लाइन में होता क्या है कि जैसे एक पाइप में फ्लूइड्स है तो फ्लूइड है तो वो अपने यानी कि जो लेयर्स हैं उसकी वो अपनी एक लाइन पे ही ट्रैवल कर रही है कुछ इस तरीके से। ऊपर की लेयर ऊपर ही रहेगी, नीचे की लेयर नीचे ही रहेगी, उसके नीचे की लेयर उसके नीचे ही रहेगी। मतलब हॉरिजेंटल तुम देखोगे ना, हॉरिजेंटल अगर एक लाइन पे देखोगे तो हर पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगी, सेम रहने वाली है, नॉट दिस वे, ये इस तरह लाइन पे, एक सिंगल लाइन पे। यहाँ पर तो पाइप का छोटे बड़े से वेलोसिटी में फ़र्क पड़ सकता है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, अगर आप ये डिस्टेंस से देखोगे, पाइप की लेंथ से और डिफरेंस से देखोगे। लेकिन अगर इस तरीके से वर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, एक लाइन पर स्ट्रीम लाइन में जो पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ पर है वही पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर होगी, वही पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर भी होगी। ओके, इसे बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, मतलब आपस में मिक्सिंग नहीं है, स्ट्रीम लाइन है। तो स्ट्रीम लाइन से ही हम लोग इस चैप्टर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ये आइडियल है, स्ट्रीम लाइन होता नहीं है क्योंकि लेयर तो आपस में मिक्स होती हैं। सो रैंडम फ्लो, और फिर बाद में अगर हम टर्बुलेंट की बात करेंगे तो उसमें जो फ्लो होता है वो रैंडम होता है, आपस में मिक्स हो जाता है, लेयर्स आपस में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है ना। और जैसे पानी ना टर्बुलेंट, ऐसे टर्बुलेंट घूम घूम के आ रहा है तो वो टर्बुलेंट हो रहा है। ओके, इसके बाद रेनॉल्ड नंबर है, इसमें डेंसिटी और ये डायमीटर है। मेरे ख्याल से इतने साल से पढ़ रहे हैं, पहली बार डायमीटर, यानी कि हमेशा तो हम लोग रेडियस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, डायमीटर ले रहे हैं, एंड देन ईटा। और वेलोसिटी, कभी वेलोसिटी लो ना तो वी को थोड़ा सा ऐसे कर दो, जिससे कि वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम भी काफ़ी यूज़ हो रहा है यहाँ पर, तो वी वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह करेंगे, ऐसे, है ना। और वॉल्यूम के लिए कैपिटल वी ले लेंगे। दिस इज़ फॉर वॉल्यूम, इस चैप्टर में वोल्टेज का तो कोई काम ही नहीं है, और दिस इज़ फॉर वेलोसिटी। ओके, ये 2 टर्म है। विस्कोसिटी तो आप इससे लोगे ना, फोर्स ऐसे डालोगे और यहाँ पे छोटा सा वी लगा लो, विस्कोसिटी, और इसका कॉफिशिएंट है वो ईटा हो जाएगा। विस्कोसिटी मतलब फ्रिक्शन ना, फ्रिक्शन के आगे के नीचे छोटा सा वी, मतलब विस्कोसिटी हो गया। जिस तरह सॉलिड में फ्रिक्शन होता है वैसे ही लिक्विड में विस्कोसिटी होता है। तो स्पीड हो गया, डी फॉर डायमीटर हो गया, और ईटा फॉर कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया। तो रेनॉल्ड नंबर बताता क्या है, रेनॉल्ड नंबर ये बताता है कि अगर हम इसको सॉल्व करें, मतलब कि उस लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें, उसकी वेलोसिटी से उस पाइप में, और उस पाइप का डायमीटर को मल्टीप्लाई करें, और उसी की कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिवाइड कर दें, तो अगर आंसर 100 या 100 से कम आ रहा है, 100 नहीं 1000, चलो
ठीक है, तो 1000 से कम हुआ तो हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अगर 1000 से ज़्यादा 2000 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब इसका जो आंसर है ये 2000 ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब वो जो वाटर फ्लो हो रहा है वो टर्बुलेंट है, आपस में मिक्स होकर आ रहा है, बिल्कुल इस तरह स्मूथ वे में नहीं आ रहा है। और 1000 से और 2000 के बीच में है, ठीक है ना, तो ये बोलेंगे अनस्टेडी फ्लो है। ओके, फिर जो ये 3 चीज़ें स्ट्रीमलाइन के लिए कंडीशन बता दी। उसके बाद देखो आइडियल फ्लूइड के लिए, आइडियल फ्लूइड जिस तरह हम लोग को पूरे क्वेश्चन जो करेंगे, हम लोग चैप्टर को अटेम्प्ट करेंगे, ये मान के चलेंगे आइडियल फ्लूइड है, ये अजम्पशन क्या लेके चलेंगे, आइडियल फ्लूइड है। तो आइडियल फ्लूइड मतलब क्या कि फ्लूइड कॉम्प्रेसिबल नहीं है ना, कॉम्प्रेस नहीं हो रहा है, जितना भी प्रेशर आ रहा है तो पानी बाहर निकला जा रहा है, कॉम्प्रेस नहीं हुआ जा रहा है, ठीक है ना। नॉन विस्कस है, अभी इस टॉपिक में अगर आइडियल फ्लूइड बोलो विस्कोसिटी नहीं है, विस्कोसिटी की जबकि अलग हम अटेम्प्ट करेंगे वो अलग बात है, बट यहाँ पे अभी हम नॉन विस्कस कह रहे हैं अगर आइडियल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब फ्लूइड के बीच में, लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, देख लिया हम लोग ने, नॉन रोटेशनल इफेक्ट है, इस तरह रोटेट या पानी इस तरह रोटेट होकर आगे नहीं जा रहा है, ठीक है ना। ये तो हो गया आइडियल के लिए। नाउ विल स्टार्ट। सो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी देखेंगे। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कह रहा है कि अगर पाइप, एक पाइप है और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो वेरी कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर जितना वॉल्यूम, अब ये तो पता ही है आपको कि अंदर का जो वाटर या फ्लूइड है वो हम लोग आइडियल ले रहे हैं, मतलब कॉम्प्रेस भी नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से जितना पानी इंटर करेगा उतना पानी यहाँ पर एग्जिट करेगा। ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है ना, क्योंकि आपने जितना पानी गया तो कॉम्प्रेस तो हुआ नहीं अंदर, ना ही पाइप फटा, यानी बाहर पानी आया होगा, लेकिन दोनों में एरिया में फ़र्क है, दोनों के एरिया में क्या है, फ़र्क है। तो यहाँ पर वाटर की जो वेलोसिटी रहेगी, यहाँ पर जो वाटर की वेलोसिटी रहेगी, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि एरिया अलग अलग हो रहा है। ये बात समझ में आई। तो ये तो इतना लॉजिक लग रहा है कि चलो अगर पाइप को हम ऐसे बना दें, बाद में हमने पतला कर दिया, वाटर का फ्लो इस तरह है, तो इतना तो आप आइडिया लगा सकते हो या इतना इमेजिन कर सकते हो, यहाँ से जो फ्लो होगा वो बहुत हाई प्रेशर होगा या फास्ट होगा, वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा आएगी, है ना। पाइप को देखो आगे दबाओ तो पानी देखो तेज़ निकलने लगता है, उसकी वजह क्या है कि एरिया कम हो जाता है। इसका मतलब A1 और V1 क्या है, कांस्टेंट है, A1 एंड V1 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। मतलब एरिया और वेलोसिटी आपस में कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पर इक्वल टू में लगाएंगे तो रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, A2V2, मतलब एरिया 1 V1 A2 V2, मतलब कि यहाँ पर जो एरिया है जैसे 20/5 है, यहाँ से पानी जो जा रहा है एरिया 20 है और वेलोसिटी 5 है, और यहाँ पे एरिया बढ़ गया, एरिया हो गया 40, एरिया हो गया 25, पानी तो उतना ही बाहर निकलना है, तो यहाँ पे V2 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तभी तो 100 और 100 आएगा। कांस्टेंट मतलब यही हुआ ना, कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, दोनों का प्रोडक्ट का आंसर सेम होगा। अगर यहाँ पे डायमेंशन बदल रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपने एरिया बढ़ा दिया तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। कुल मिला के ये समझ में आया कि एरिया और वेलोसिटी में इन्वर्स वेरिएशन है, इधर आएगा ना, और डिवाइड में आ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, और एरिया कम होगा, कम करेंगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये इसके देखो पूरी डेरिवेशन से मैंने लेक्चर्स में समझाई हुई है, वो आप लोग देख लेना। फिलहाल तो हम लोग फॉर्मूलेस का रिविजन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हम लोग याद रखेंगे, ओके। क्योंकि देखो वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही निकलना है, यानी 1 सेकेंड में यहाँ जितना वॉल्यूम का पानी गया, आगे बढ़ा ऐसे 1 सेकेंड में पानी उतना बाहर आना ही आना है। अब इधर का एरिया बढ़ गया है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये पूरे रिलेशन मैंने अपने डिटेल्स लेक्चर में समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर भी यही कहानी हो रही है कि इस तरह एक एरिया निकला हुआ है पाइप का, फिर एक किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से पानी आया, फिर यहाँ वापस इंटर हुआ पानी A2V2, अभी यहाँ पे 2 जगह डिवाइड हो गया, तो इनका रेशियो क्या बनेगा, देखो इंटर के लिए 2 है, पानी इंटरिंग के लिए 2 है, तो जहाँ जहाँ से पानी इंटर कर रहा है उनके कांस्टेंट्स को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, जहाँ जहाँ से पानी बाहर आ रहा है उनके कांस्टेंट को ऐड कर दोगे। दूसरी तरफ देखो A1 V1 एरिया 1 वेलोसिटी 1 प्लस यहाँ भी पानी इंटर हुआ A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3 प्लस
A4V4। अब कितने वेरिएबल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरिएबल हो गए ना, A1 A2 V1 V2, हाँ 8 वेरिएबल। 8 में कोई भी 7 की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन गैप कर देंगे तो उसको आपको निकालना होगा। ठीक है, ओके। तो एंट्रेंस के लिए, एंट्रेंस जहाँ से पानी इंटर हो रहा है उसका एक अलग सम रहेगा, ठीक है ना, ए और बी के प्रोडक्ट का, जहाँ से पानी बाहर आ रहा है इनका प्रोडक्ट का सम अलग रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा फ्री फॉल का भी एक आपको ये दिया हुआ है, फ्री फॉल का फॉर्मूला दिया हुआ है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2gh, मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। मतलब यहाँ से पानी गिरना स्टार्ट हुआ तो अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जैसे पानी एक पाइप से गिर रहा है तो नीचे नीचे क्या हो जाता है, उसकी जो धार होती है ना, पानी का जो थिकनेस होती है वो कम होती जाती है। तो उसका रीज़न वही है, उसका रीज़न वही है कि जैसे जैसे नीचे जाएगा तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी। हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहाँ कह रहा है कि A1V1 का डायरेक्ट रिलेशन है A2V2 से, यानी कि समझिए ए और वी का इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन उसका कांस्टेंट रखेंगे तो इस तरह आएगा। इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से पानी गिरा और यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी सर, तो जैसे से फॉल करेगा टाइम के साथ में एक्सेलरेशन तो बढ़ता है ना, ग्रेविटी बढ़ेगी नहीं, एक्सेलरेशन बढ़ेगा जब फ्री फॉल हो रहा है। तो ये तो बढ़नी है ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट, और जितना ऊपर रहेगा और पानी की स्पीड नीचे बढ़ेगी, जैसे ये है, और ऊपर से गिराएंगे और स्पीड बढ़ जाएगी इसकी जितना ऊपर से गिराएंगे, ठीक है ना, यानी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कॉन्टिन्यूटी वाला क्या करे, A1V1 इक्वल A2V2 है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर इधर वेलोसिटी बढ़ गई तो एरिया यहाँ कम नहीं हो जाएगा, यही तो अभी पीछे समझाया है, A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, V बढ़ रहा है V2 बढ़ रहा है, तो A2 कम नहीं हो जाएगा, हाँ A2 कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो V नॉट क्या होगा, जहाँ से पानी रिलीज हुआ। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। स्क्वायर हटा के अंडर रूट मार देना पूरा, तो यहाँ पे यानी पानी जब टकराया ज़मीन पर तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या थी, ये फाइनल वेलोसिटी है, ओके ओके। ये वी नॉट जब पाइप से निकला पानी, ओके, प्लस 2gh, ठीक है ना। तो और अगर एरिया हमें पता करना है, ठीक है, तो नॉट और ए से ले लो या 1 और 2 से ले लो, या तो इसको 1 मान लो इसको 2 मान लो एरिया, या इसको 0 मान रहे हो तो इसको 1 या ए हो गया जस्ट, ठीक है ना। समझे कंपैरिजन, तो फॉर्मूले को बिल्कुल स्टक मत करना दिमाग में कि 1 और 2 से। तो ये ए का मतलब, क्योंकि यहाँ पे ए नॉट है तो मतलब ये फाइनल बाद वाला एरिया हो गया जहाँ से पानी लास्ट में गया, वो वाला ए हो गया। तो 1 2 से ले रहे हो तो 1 2 ले सकते हो, यहाँ 1 डाल दो, यहाँ 2 डाल दो, ये 2 2, ओके, ऐसे भी ले सकते हो, ये 1 ये 2, ओके, ये 1 ये 2। तो जैसे चाहे वैसे फॉर्मूले अपने इजी तरीके से लिख सकते हो, जहाँ से जितनी आसानी हो जाए। नेक्स्ट है हमारा बर्नौलीज इक्वेशन। बेसिकली इस पे हम लोग इसी इक्वेशन पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का थ्योरम लगाएंगे कि हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जितनी एनर्जी है अदर साइड भी उतनी ही एनर्जी है। ये बेसिकली इसकी मैंने लेक्चर पूरा रिकॉर्ड किया है, ठीक है, इसकी डेरिवेशन का, तो इसको आप दोबारा देख लेना, ठीक है ना। तो ये क्या बताता है कि एक पाइप के एक एंड में प्रेशर है पर्टिकुलर, हाफ डेंसिटी और वेलोसिटी का स्क्वायर। तो डेंसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी। कैसे सर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम होगा, हाफ मास mv का स्क्वायर, तो मास की जगह हमने क्या लिख दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाफ mv का स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, लेकिन क्या है पर वॉल्यूम अपॉन वी। तो m अपॉन वी को हमने डेंसिटी में चेंज कर दिया। और रो जी एच क्या बताता है, पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम। भाई पोटेंशियल फॉर्मूला क्या, mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh, लेकिन हमें बताना है पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम, तो m अपॉन वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो रो जी एच ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम, हाफ रो वी स्क्वायर ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम, एंड दिस इज प्रेशर पर वॉल्यूम, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना,
ओके, तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रेशर है, जो काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम है, जो पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम है, इनका टोटल अदर साइड भी वही होगा। हो सकता है यहाँ प्रेशर बदल जाए, हो सकता है यहाँ पे काइनेटिक पर वॉल्यूम बदल जाए, हो सकता है यहाँ पर रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी बदल जाए, लेकिन इन तीनों को इधर भी सम करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन है, कंजर्वेटिव है इन नेचर में। ठीक है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 P1 हाफ रो V1 रो जी एच H1 इज इक्वल टू अदर साइड क्या हो जाएगा, P2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर 2 प्लस रो GH2। ठीक है, सो ये हो गया डेंसिटी और ये हो गया प्रेशर। ठीक है ना, तो डेंसिटी के लिए सिंबल है थोड़ा सा ऐसे बनाओ, आप रो टाइप का बनाओ। ओके, रो बनाओ, रो। ये हो गया प्रेशर। ओके, तो अब इसी से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। कोई भी एक वेरिएबल आपको नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है अदर साइड वेलोसिटी पूछ ले, मतलब V2 ये जो है V है, वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर पानी बाहर आ रहा है, समझ गया। तो इसकी डेरिवेशन पूरी तरीके से मैंने समझाई है। काफ़ी बड़ी डेरिवेशन है, इसके टाइम लगता है, इसलिए मैं यहाँ नहीं समझा रहा हूँ, वो आप लेक्चर देख लीजिएगा। फॉर्मूला बिल्कुल याद रख लेना, क्या P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर वेलोसिटी 1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1 ऐसे ले लेंगे जैसे कि पर्टिकुलर हाइट में पाइप है, तो ये वाला हो गया, ये हाइट हो गई H1 और ये हाइट हो गई H2। और अगर ये पाइप हॉरिजॉन्टल है, ये भी समझो, अगर ये पाइप क्या है, कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, मतलब बेस हाइट में अगर सेंटर से बेस हाइट ले लें, हाइट बिल्कुल सेम है, तो रो जी एच का कंपोनेंट तुम क्या कर देना, हटा देना। तभी न्यूमेरिकल होते हैं, एच का नाम ही नहीं दिया रहता है, हॉरिजॉन्टल पाइप दे देता है। तब रो जी एच क्यों? क्योंकि डेंसिटी सेम ही रहने वाली है, लिक्विड सेम है, ग्रेविटी सेम ही रहने वाली है। अगर हाइट भी सेम हो गई तो रो जी H1 का ये फॉर्मूला, ये वाला जो भी कैलकुलेशन सेम आएगी, इधर आके माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। तो कभी भी पाइप अगर हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है और बर्नौली थ्योरम से कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पे तुम घबराना नहीं कि सर हाइट नहीं मिल रही है, हाइट कहाँ से लाएं, तो हटा देना वो टर्म। ओके, तो यहाँ पे यही दिया हुआ देखो, है ना। अगर हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो हमने क्या किया, सिर्फ P प्लस हाफ रो वेलोसिटी 1 का स्क्वायर दैट इज कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ये इतनी इक्वेशन बनेगी कब, जब आपका पाइप हॉरिजॉन्टल है। ओके, हाइट मतलब सेम हो रही दोनों साइड। ओके, और इसकी वजह क्या मालूम है, इसकी वजह क्या है, प्रेशर का लॉस। जब यहाँ पे देखो प्रेशर क्या है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो प्रेशर के लॉस की वजह से वेलोसिटी, वो जो प्रेशर का लॉस होता है वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, लॉस इन प्रेशर एनर्जी पर वॉल्यूम क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पीड ऑफ फ्लक्स। सो स्पीड ऑफ फ्लक्स हमें टोरिसेलिस लॉ से पता चलता है। क्या बताया गया इसमें कि अगर कोई टंकी है, उसमें कोई छोटा सा होल है, तो यहाँ पे होल तो बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, और पानी बाहर आ रहा है, तो इसमें हमें ये बताना होता है कि पानी किस वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, या फिर पानी कितना दूर जाके एक रेंज में गिर रहा है ना। जितना ज़्यादा डेफिनेटली ऊपर उसका प्रेशर होगा तो पानी उसी प्रेशर से आगे आके गिरता है। एक रेंज से भी फॉर्मूला बन सकता है कि कितनी दूर जाके गिर रहा है, कितने टाइम में पानी टंकी खाली हो रही है। अगर हम पाइप बिल्कुल जो होल है यहाँ पे छोटा सा करते बिल्कुल नीचे, तो कितना टाइम लगेगा खाली होने में। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो फिलहाल तुम्हें ये मान के चलना है कि एरिया 1, यानी कि यहाँ से जो पानी आ रहा है, जहाँ से पानी इंटर हो रहा है वो 1 होता है, पानी जहाँ बाहर आता है उसे 2 से हम ये करते हैं। ठीक है, तो ये मान के चल रहे हैं कि एरिया 1 बहुत 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 बड़ा है एरिया 2 से, तो यहाँ से हमें तो डेफिनेटली जो V2 होगा, क्योंकि हमें पता है क्या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से एरिया 1 V1 का रिलेशन क्या है एरिया 2 V2 से, मतलब एरिया 1 V1 कांस्टेंट है। यानी कि यहाँ पर अगर आपने एरिया बढ़ा दिया, यहाँ पे A2 एरिया यहाँ घटा रहे हैं, बहुत 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 कम कर रहे हैं ना एरिया। सेकेंड वाले में क्या कर रहे हैं, एरिया इसके कंपेयर में ये वाला एरिया जो है
बहुत 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 कम हो रहा है, तो डेफिनेटली वेलोसिटी बहुत 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 बढ़ जाएगी, वेलोसिटी 2, यानी कि रिलीज पानी बाहर आने की वेलोसिटी होगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कहानी हो रही है कि लॉस इन प्रेशर एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, गेन हो रही है, यानी वेलोसिटी बहुत तेज बढ़ रही है प्रेशर एनर्जी कम होने की वजह से। ठीक है ना। सो ये फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, V2 इज इक्वल टू √2GH। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो, V2 यानी कि वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से पानी बाहर आ रहा है, √2GH। लेकिन ये याद रखना, ये कब होगा, जब तो आपका ये जो एरिया दिया है ना, दोनों एरिया में अच्छा खासा फर्क हो, तब ये आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। इसकी डेरिवेशन मैंने कराई हुई है डिटेल्स लेक्चर में, तो वो आप कर लेना। तो ये फार्मूला रहेगा V2। ठीक है, फिर रेंज के लिए डायरेक्ट फार्मूला लिख लो। रेंज के लिए V2 का मतलब समझ लो ना, V2 मतलब जहाँ से पानी बाहर आ रहा है, इनटू अंडर रूट इन ब्रैकेट H माइनस G अपॉन G। ठीक है, या फिर ये भी रख सकते हो अंडर रूट H इन ब्रैकेट कैपिटल H माइनस H। देखो कैपिटल H मतलब जहाँ से पूरी टंकी भरी हुई थी वो कैपिटल H होता है, और स्मॉल h टॉप से जहाँ पर तुम्हारा होल है पानी निकलने का, वो स्मॉल h होता है। यहाँ से स्मॉल h ना ले लेना, ये स्मॉल h है, कहाँ से, टॉप से। ठीक है ना, ये याद रहेगा। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि ये जो R मैंने कहा कि ये R मैक्सिमम कब होगा, कि कब पानी बिल्कुल आगे आके गिरेगा, कब, कि होल हम कहाँ पे कर दें, होल ये कहाँ पे कितने हाइट में करें। भाई आप सोचो ना, अगर बिल्कुल नीचे रहेगा अगर होल, तो उतना दूर पानी जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, उतना रेंज नहीं बना पाएगा। कॉमन सेंस हो रहा है। तो क्या बिल्कुल ऊपर कर दे तो बिल्कुल आगे जाएगा, नहीं। तो मैक्सिमम रेंज के लिए आप ये जो होल है ना, ये जो होल है ये h/2 में बनाओगे। किसमें बनाओगे, h/2 में, टोटल हाइट के बीचों बीच में बनाओगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, रेंज मैक्सिमम दूर जाएगा पानी। ठीक है, कहाँ पर, कैपिटल H के टोटल हाइट के डिवाइड बाई 2। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पे एक सवाल आपका हो सकता है कि सर बिल्कुल अगर टॉप पे बना दें, जैसे कि हम देख रहे हैं कि नीचे बना रहे हैं तो पानी बिल्कुल ऐसे गिरा जा रहा है, यहीं पर बिल्कुल नीचे, थोड़ा ऊपर गए होल बनाया तो पानी यहाँ गिरा, थोड़ा ऊपर गया पानी यहाँ गिरा। तो सर बिल्कुल ऊपर अगर होल बना तो पानी बिल्कुल यहाँ गिरना चाहिए, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। नहीं नहीं, क्यों, जब बिल्कुल ऊपर बनाओगे तो पानी का प्रेशर ही कहाँ रहेगा, ऊपर है ही कितना प्रेशर, बचा ही कितना, क्योंकि यहाँ प्रेशर कौन कौन दे रहा है, तो एटमॉस्फेरिक तो दे ही रहा है, साथ में जो लिक्विड का कॉलम है ना उसका भी तो प्रेशर चाहिए। तो वो चीज़ बैलेंस हमें करना है, तो इसीलिए h/2 में हम होल बनाएंगे। ठीक है ना। अब इसी पे अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये जो वेसल है वो कितनी देर में खाली हो जाएगा। ठीक है ना, कितनी देर में खाली, अगर बाई चांस आपने होल यहाँ बना दिया तो ये वाला पकड़ लो, होल यहाँ बना दिया तो ये वाला पकड़ लो। ठीक है, मतलब वाली हाइट ले लो, हाइट उसी हिसाब से लेनी है। ठीक है ना, तो कैसे लेंगे देख लो, यहाँ पे टोटल हाइट h है और खाली हमें इतना करना है, समझो कितना टाइम में खाली हुआ, तो जहाँ तक खाली हुआ उस हाइट को मान लो y, यानी कि h में से y हटा देंगे तो ये वाला हाइट खाली हो गई, ऐसे हम कह सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारा, तो t इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला की कोई डेरिवेशन आपको नहीं आती है, A1/A2। व्हाट इज A1 एंड A2, A1 जो पानी जहाँ से मतलब ऊपर टंकी का ले लेंगे, और A2 जैसे कि मैंने यहाँ छोटा सा होल बनाया हुआ है ये, ठीक है, उस पाइप का, उस टैंक का जो होल है उसका एरिया। ओके, A1 A2, तो ये A1 हो गया, इस पूरे बर्तन का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये होल का क्रॉस सेक्शन एरिया। A1/A2 √2/G इन ब्रैकेट √H, H इज वॉट, टोटल पानी जो भरा हुआ था, माइनस √Y, ये क्या है, जो पानी जितना अब भरा हुआ है वो, तो पानी इतना खाली कितनी देर में हुआ वो आ जाएगा आपका इस वाले फॉर्मूले। तो ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं फ्लो ऑफ वाटर के स्पीड जानने के लिए। वाटर फ्लो हो रहा है, उसकी स्पीड क्या है, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोग वेंचुरीमीटर का यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें बर्नौली थ्योरम से ही इक्वेशन उठाते हैं, बर्नौली थ्योरम से, ठीक है ना। तो हाइट वाला नहीं लेंगे। हाइट वाला क्यों नहीं लेंगे, कि हमारा वेंचुरीमीटर क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो रो जी ए जो एक हाइट का टर्म था वो वाला नहीं लेंगे। तो बर्नौली थ्योरम को हमने ये कर दिया है, मॉडिफाई किया P1 माइनस P2। भाई 1 1 वाले हमें इधर होते हैं, 2 2 वाले इधर होते हैं। हमने क्या कर दिया, P2 को इधर भेज दिया, बाकी 1 1 वाले को उधर भेज दिया। तो क्या क्या उधर गया, एक तो हमारा ये गया हाफ काइनेटिक एनर्जी वाला स्लॉट गया, हाफ डेंसिटी वेलोसिटी 1 का स्क्वायर उधर भेजा ना हमने, ठीक है ना। और क्या भेजा, और हमने भेजा, हाँ ये भेज दिया। तो और हाइट वाला तो हटा ही दिया। अरे भाई हमारा क्या है, देखो P1 बर्नौली थ्योरम देख लो, मैं लिख रहा हूँ P1 प्लस हाफ रो वेलोसिटी 1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू बर्नौली थ्योरम P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। तो ये तो हम हटा ही देंगे ना, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, हाइट तो सेम आने वाली, प्लस माइनस होकर कट जाएगा, हटा दो। अब क्या करेंगे, इसके बाद ये 2 टर्म इधर बच रहे, ये 2 टर्म इधर बच रहे, तो P2 इधर ले लेंगे, P1 माइनस P2, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस ही तो वेलोसिटी में गेन होता है, ये तो बताया जा रहा है, प्रेशर का डिफरेंस ही वेलोसिटी में गेन होता है। तो ये वाला लिखा हमने हाफ रो वेलोसिटी 2 का स्क्वायर माइनस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, हाफ रो V1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वेलोसिटी 1 जो आएगी आपकी वो आ जाएगी अंडर रूट (2gh) अपॉन A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आ जाएगी V1 क्या आ जाएगा, V1, ठीक है ना। और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो जो बड़े एरिया का है ना, जहाँ पे एरिया 1 है, बड़ा एरिया है, ये V1 है, तो यहाँ की हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, तो इसी तरह अगर V2 निकालना है तो V2 को एक तरफ रखो, बाकी सबको इधर भेज दो, बाकी सबको अदर साइड भेज दो, तो V2 की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पर हमने लिया है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से वेलोसिटी को चेंज किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे V1 दिख रहा है, कहीं पर V2 दिख रहा है क्या, कहीं पे V2 नहीं है, तो V2 को हमने किस में चेंज कर दिया, इधर आ जाओ, इसमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में। तो V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो V2 इज इक्वल टू क्या आ गया, A1 V1 अपॉन A2 नीचे आ गया, है ना। ये V2, तो कहीं पर अगर V2 चेंज करना है तो ये चेंज कर दे, V1 की इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ पर V2 था ये हमने चेंज कर दिया और ये इक्वेशन आ गई। ये डेरिवेशन भी मैंने बताया हुआ है पूरा, ठीक है। प्रेशर के टर्म को बदल देना तो फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो V2 का जब निकालोगे रेशो तो अलग आएगा, जब V2 से निकालोगे, जैसे A1/A2 था ना, तो वहाँ पे वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमारा क्या था, फ्लूइड जो फ्लो ऑफ लिक्विड था उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए। तो डेरिवेशन को डिटेल लेक्चर में जाके दोबारा पक्के से देख लेना।